स्टूडेंट्स, आज हम टेंथ क्लास का 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये 5th चैप्टर है हमारा। तो देखो, इसमें चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ इस चैप्टर में हम मेनली क्या करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स करने वाले हैं। ठीक है, देखो हमने इससे पहले भी क्लासिफिकेशन किया, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, मिक्सचर्स। ठीक है, फिर मेटल, नॉन मेटल और मेटल ऑर्स। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ा, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? देखो पहले क्या था, मतलब एक एक दो दो चार चार एलिमेंट्स का पता चला। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे डिस्कवरी आगे बढ़ी, तो क्या हुआ कि भाई नए नए एलिमेंट्स आते गए। ठीक है, तो अब उनकी स्टडी इतनी आसान थोड़ी ना है ना। एक ऐसे समझो कि भाई एक तो क्या हो कि तुम्हारे मतलब पेपर आ रहे हैं और तुम्हारा मतलब एक ही चैप्टर है, तो तुम्हें क्या क्लासीफाई करना है? कुछ नहीं करना, तुमने वही चैप्टर पढ़ना है। लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट है तुम्हारे पास, मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, साइंस भी है, सोशल साइंस भी है ना। तो उसके लिए मतलब अब पेपर आ रहे हैं, है ना, और तुम्हें उनकी स्टडी करनी है सारे सब्जेक्ट की। तो तुम क्या करोगे भाई, टाइम टेबल बनाओगे, उनका क्लासिफिकेशन करोगे कि भाई मुझे इतने घंटे में इतने टॉपिक्स ऐसे कवर करने हैं। ठीक है, ताकि क्या हो जाए, कोई भी चीज़ हमारे लिए ईजी हो जाए। उसी तरीके से क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, अभी एट प्रेजेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है जो हमें पता है। ठीक है, तो अब जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते गए डिस्कवरी के साथ, तो उससे क्या हो गया कि अब भाई इन एलिमेंट्स की स्टडी भी करनी है कि क्या प्रॉपर्टी है इनकी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अब क्या था कि इन एलिमेंट्स एक जब ज़्यादा चीज़ें हो जाती है ना, तो एक एक एलिमेंट्स की स्टडी करना इतना आसान नहीं रहता। तो हमने क्या कर दिया, उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे उनके ग्रुप्स बना दिए। ठीक है, कि भाई ये एक ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं, ये एक ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं, और इन सब की प्रॉपर्टी आपस में क्या है, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो है स्टडी है वो थोड़ी इजी हो जाएगी, हम इजी वे में उनको पढ़ सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि क्लासिफिकेशन किया गया। तो क्यों किया गया कि द दे कुड स्टडी सच ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद ईज। ठीक है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स की स्टडी क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चाओस अर्ली अटेम्प्ट एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि एकदम से ही क्लासिफिकेशन हो गया होगा सबका, है ना। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे, है ना, डिफरेंट साइंटिस्टों ने अपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, उनके बेसिस पे अपने रिजल्ट दिए होंगे। ठीक है, तो किसी ना किसी ने तो पहले क्या किया होगा, अटेम्प्ट किया ही होगा क्लासीफाई करने के लिए। तो इसमें क्या मतलब है कि शुरू में किसने क्लासीफाई किया इसको, ठीक है, कि किसने सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात की और क्यों वो फेल हो गए, है ना। तो इसीलिए तो नए नए साइंटिस्टों को मौका मिला, फिर न्यू न्यू साइंटिस्ट आए, तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इसमें डिफरेंट साइंटिस्टों ने अपना योगदान दिया। उसमें सबसे पहले आता है डोबिनियस ट्रायड्स लॉ। ठीक है, तो डोबिनियस ट्रायड्स लॉ क्या था कि डोबिनियर ने क्या करा कि जो भी ग्रुप्स थे उन्होंने क्या करा, एलिमेंट्स को जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी उनको एक ग्रुप में अरेंज करने की कोशिश की, है ना। तो उसने क्या करा, ग्रुप में अरेंज करने के लिए तीन तीन एलिमेंट्स के एक ग्रुप बनाए। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रायड्स कहते हैं। और जो मिडिल एलिमेंट्स था उसकी प्रॉपर्टी या उसका जो मास था वो किसके बराबर था, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एवरेज मास के बराबर था। ठीक है, तो डोबिनियस का ट्रायड्स लॉ की अगर हम बात करें, मतलब अगर हम बात करें कि अर्लियर अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स
Several attempts have been made to classify the elements अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे बहुत सारे अटैम्प्ट्स किए गए, जिसमें से सबसे पहला आया डोबनियर्स ट्रायड्स लॉ। इसमें तीन एलिमेंट्स के क्या बनाए उन्होंने, ग्रुप बनाए। फिर आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यानी कि 8 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। उसी तरीके से लोथरमेयर कर्व आया, ठीक है, जिसने एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाया। ठीक है, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, सिस्टमेटिक एक क्लास या मैं बोल दूँ टेबल बनाकर समझाया जिसने। और फिर आया लास्ट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि हेनरी मोजले ने दी, जिसमें जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी उसमें क्या किए गए, कुछ चेंजेस किए गए। ठीक है, तो देखो डोबनियर ट्रायड्स लॉ क्या है कि उस समय जब ये दिया गया तब 15-16 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। तो उसने क्या करा, ही मेड्स ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड ट्रायड्स। ठीक है, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी, और इसीलिए उनको क्या कहा गया, ट्रायड कहा गया। इन डोमिनियर ट्रायड एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ठीक है, कि जो मिडिल एलिमेंट्स था उसका एटॉमिक वेट बराबर था फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक वेट के। मान लो ए, बी और सी 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ए का एटॉमिक मास है m1, बी का m2, सी का m3। तो जो ये m2 होगा ना वो m1 और m3 के एवरेज मास के बराबर होगा, यानी कि m2 इज इक्वल टू m1 प्लस m3 डिवाइड बाय 2। अब एटॉमिक मास क्या होता है भाई, एटॉमिक मास यानी कि जो न्यूक्लियस का मास होता है, और न्यूक्लियस में कौन कौन होता है हमारा, क्या क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो उनका ही मास क्या कहलाता है, हमारा न्यूक्लियस मास, या मैं बोल दूं एटॉमिक मास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करते हैं एटॉमिक मास के अंदर। जैसे एग्जांपल लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के ट्रायड्स बनाए उन्होंने। लिथियम का एटॉमिक वेट 7, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड कैल्शियम निकाला उसने फर्स्ट और थर्ड का, तो कितना आया 23, जो किसके बराबर था, मिडिल वाले एलिमेंट्स के बराबर था। ठीक है, तो उसने ट्रायड्स बनाए। उनके डोबनियर ट्रायड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल थे, एक तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, लिथियम का हमने देख लिया, यहाँ पे क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127। तो इन दोनों को जोड़ा गया तो ये लगभग किसके बराबर आया, ब्रोमीन के बराबर आया, कितना 81.25। इसी तरह से कैल्शियम का 40, स्ट्रोंशियम का 88 और बेरियम का 137 लिया गया। तो इन दोनों को जोड़ा गया तो किसके बराबर आया, इन दोनों का मास कैल्शियम और बेरियम का स्ट्रोंशियम के बराबर आया। ठीक है, तो ये था डोबनियर का ट्रायड लो। ओनली 3 ट्रायड्स आर सक्सेसफुल। यहाँ पे उसने कितने ट्रायड्स बनाए, टोटल 3। ठीक है, इसके आगे वो ना बना सका, तो इसकी लिमिटेशंस क्या हो गई, डोबनियर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम, हैंस this system of classification into triads was not found to be useful for classifying many other elements which were not able to form any triads like all 3 previous triads। ठीक है, अब इसने इन 3 ट्रायड्स को तो क्लासीफाई कर दिया, लेकिन इसके बाद कुछ और एलिमेंट्स जो ट्रायड्स में फिट नहीं हो रहे थे, तो वो आगे उन एलिमेंट्स को क्या नहीं कर पाया, क्लासीफाई करने में सफल नहीं रहा। ठीक है, अब उसके बाद आया हमारा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये क्या था, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास
and observed that property of every eighth elements was similar to the first one। ठीक है, यानी कि इसने इस तरीके से अरेंज किया एलिमेंट्स को कि जो हर एक आठवां एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी किससे मिलती जुलती थी, फर्स्ट एलिमेंट्स के साथ, है ना। लाइक इन द केस ऑफ म्यूजिकल वोल्स नोटेशन, जैसे कि देखो म्यूजिक में हमने सुना है ना सा रे गा मा पा धा नी सा, तो पहला वर्ड्स और आठवां क्या है, ट्यून जो है वो क्या है, सेम है। तो इसी तरीके से इन्होंने मेटल को एलिमेंट्स को अरेंज किया। उस टाइम क्या था कि नट गैस की खोज नहीं हुई थी, तो इस तरीके से सारे गामा पाधा निशा, तो यहाँ पे उसने अरेंज किया हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी क्या थी, एक जैसी थी। इसी तरीके से लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी हर आठवें एलिमेंट्स की आपस में क्या थी, सिमिलर थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि द प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम आर सिमिलर टू एट्थ एलिमेंट दैट इज सोडियम एंड बेरिलियम आर सिमिलर टू द मैग्नीशियम। ठीक है, एंड सो ऑन, मतलब हर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, फर्स्ट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी उसके आठवें एलिमेंट्स के सिमिलर थी। और ये लिमिटेशन क्या थी इसकी, इट वाज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हो पाया, उसके बाद नहीं। एज आफ्टर कैल्शियम एवरी एट्थ एलिमेंट डिड नॉट पॉजेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट, उसके बाद से मतलब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट नहीं हो रही थी। ठीक है, और दूसरा क्या था, इट वाज अज्यूम बाय न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट्स। ठीक है, उस समय न्यूलैंड्स ने केवल अज्यूम किया कि भाई 56 एलिमेंट्स ही हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में, और नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड हुज प्रॉपर्टी डिड नॉट फिक्स इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, तो उसने साफ कर दिया कि भाई 56 एलिमेंट्स ही रहने वाले, और कोई एलिमेंट्स आगे नहीं खोजे जाएंगे, और मान लो बाई चांस डिस्कवरी हुई तो वो इसके अंदर फिक्स नहीं बैठ रहे थे। ठीक है, फिर क्या करा उसने, इन ऑर्डर टू फिक्स एलिमेंट इनटू टेबल्स न्यूलैंड्स एडजस्टेड टू एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट। ठीक है, इसने क्या करा कि फिक्स करने के लिए एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट के अंदर दो एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, जैसे यहाँ पे कोबाल्ट एंड क्या है, निकिल हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे कोबाल्ट और निकिल को एडजस्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरह आगे देखो, but also put some unlike element under the same note that cobalt and nickel are in the same slot and these are placed in the same column as fluorine, chlorine and bromine, which have very different properties than these elements. Iron, which resemble cobalt and nickel in properties, has been placed far away from these elements। यानी कि देखो जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी थी, जैसे कोबाल्ट, निकिल और आयरन मिलते जुलते थे, तो उनको अलग अलग रख दिया, जबकि फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट और निकिल की प्रॉपर्टी में कोई समानता थी नहीं, उनको साथ साथ रख दिया। इस तरीके से ये क्या हो गया, फेल हो गया। अब बात करते हैं हम लोथरमेयर कर्व की। तो लोथरमेयर ने क्या करा, लोथरमेयर ने कर्व दिया बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि क्या लिया, एटॉमिक वेट लिया और एटॉमिक वॉल्यूम लिया। ठीक है, और जो मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी ना, पीरियोडिक लॉ दिया था, वो कहीं ना कहीं लोथरमेयर का ही दिया हुआ था। बात ये थी कि लोथरमेयर ने एक मतलब मैथ्स में लोग इतना ही कुछ पहले नहीं जानते थे, अभी नहीं, इतना वीक है लोग। ठीक है, तो उन्होंने अपनी एक मतलब एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जो लोगों को समझ नहीं आया। ठीक है, और उसी का यूज करके मेंडलीफ ने अपना प्रकाशित करा दिया। तो इसलिए ये काम किया था लोथरमेयर। लोथरमेयर ने क्या किया था कि एक्सपेरिमेंट कराया। ठीक है, एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम डिपेंड करता है एटॉमिक मास के ऊपर। तो उसने क्या कराया, डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ क्या कराया, उनका
क्या कराया, एक्सपेरिमेंट करा। तो उन्होंने देखा कि जो एटॉमिक मास आता है ना, एटॉमिक मास के साथ एटॉमिक वॉल्यूम में जो चेंज देखने को मिला वो पीरियोडिक चेंज था, यानी कि बार बार एक साथ कभी बढ़ रहा था कभी घट रहा था, और जो मतलब समय के साथ पीरियोडिकली चेंज आया। मतलब पीरियोडिकली कैसे कि समय के साथ बदले और वापस रिपीट भी करे आफ्टर ए फिक्स गैप, तो उसको क्या कहते हैं हम, पीरियोडिक चेंज। ठीक है, तो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के अंदर जब उसने ग्राफ खींचा लोथरमेयर ने, तो उन्होंने देखा क्या हुआ कि भाई जो हमारे कुछ इस तरीके का ग्राफ मिला। ठीक है, तो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड फ्रॉम द कर्व। तो ये जो सबसे ऊपर आया ना, अपर उसमें आया, तो वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स दैट इज एल्कलाई मेटल्स लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबेडियम सीजियम एटसेट्रा ऑक्यूपाई द पीक पोजिशन ऑन द कर्व। तो ये सबसे ऊपर आएंगे। ठीक है, इसका एटॉमिक वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दैट इज एल्कलाई अर्थ मेटल बेरियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम ऑक्यूपाई द डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व, यानी कि कर्व की डिसेंडिंग पोजीशन नीचे आते हुए यहाँ पे कौन आएंगे, एल्कलाई मेटल आएंगे। ठीक है, यहाँ पे एल्कलाई मेटल। मेटलॉइड्स हो गए जैसे कि बोरॉन सिलिकॉन टेलुरियम एटी एटसेट्रा एंड ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्यूपाई बॉटम पार्ट ऑफ द कर्व। यहाँ पे कौन आएंगे, नीचे मेटलॉइड्स आएंगे। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट इज हेलोजेंस फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये कहाँ पे ऑक्यूपाई होंगे, असेंडिंग पोजीशन ऑफ इस कर्व के यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीका का ऑब्जर्वेशन उसने दिया। अब बात करते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ की। तो मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट, यानी कि उसने क्या करा, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है ना, वो पीरियोडिक फंक्शन होती है किसका, एटॉमिक वेट का। ठीक है, ये कोई क्या है, हमारा एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इसका लोथरमेयर ने तो क्या करा, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास में रिलेशन बताया लोथरमेयर ने। लेकिन जो हमारे मेंडलीव साहब थे उसने क्या कहा कि इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है किसका, एटॉमिक मास का। ठीक है, अब देखो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, इट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, है ना। 63 एलिमेंट्स वर नोन एट दैट टाइम, ऑल आर क्लासिफाइड। ठीक है, उसने सारे के सारे को क्लासीफाई कर दिया। नोबल गैस वर नॉट डिस्कवर्ड। ठीक है, उस समय नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी, लेकिन उस इंसान को पूरी तरीके से अंदाजा था कि कुछ इस तरीके के कंपाउंड्स भी हो सकते, तो उसने क्या करा था कि उसको मतलब क्या करा कि खाली जगह भी छोड़ी थी उसने। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स इन ए सिस्टमेटिक मैनर दैट इज इन हॉरिजेंटल रोज टोबुलर फॉर्म एंड इन वर्टिकल कॉलम। ठीक है, इसने सिस्टमेटिक वे से मेंडलीफ ने क्या करा, इसको क्लासीफाई किया था। ठीक है, तो उनको पता था कि भाई इनर्ट गैस वगैरह भी आने वाली, तो उसको भी उसने क्या करा, जगह दे दी, उसमें जगह छोड़ दी उनके लिए। हॉरिजेंटल रो आर कॉल्ड पीरियोडिक, हॉरिजेंटल रो आर कॉल्ड पीरियड्स एंड देयर वर 7 पीरियड्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स। ठीक है, देखो टेबल में क्या था, 7 पीरियड्स थे जो हॉरिजेंटल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स में कितने पीरियड्स थे, 6 पीरियड्स थे। ठीक है, और क्या थे, जो हॉरिजेंटल थे। ठीक है, वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप एंड देयर वर 9 ग्रुप इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये ग्रुप्स थे जो हमारे क्या थे, वर्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्या थे, ग्रुप्स थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स में। ठीक है, अब देखो 8 तो ग्रुप थे और एक क्या हो गया, 0th ग्रुप, तो हम मानते हैं कि भाई 9 ग्रुप थे। ठीक है, ईच ग्रुप अप टू 7 इज डिवाइडेड इनटू ए एंड बी सब ग्रुप्स, है ना। 7 तक देखो क्या था, ए और बी सब ग्रुप्स में डिवाइड थे। ए सब ग्रुप एलिमेंट्स आर
called normal elements and B subgroup elements are called transition elements। देखो ए सब ग्रुप में तो नॉर्मल्स थे सब में, ठीक है, लेकिन बी जो सब ग्रुप जैसे कॉपर हो गया, एजी हो गया, ये क्या थे, ट्रांजिशन मेटल्स आए थे बी ग्रुप में सारे। जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, जी हो गया, स्कैंडेनियम हो गया, तो इसको बी ग्रुप्स को हमने नाम दे दिया ट्रांजिशन मेटल्स। इन 8th ग्रुप कंटेन्स 9 एलिमेंट्स इन द रोज, ट्रांजिशन मेटल ग्रुप्स कहा गया, ठीक है। 9 एलिमेंट्स, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स रखे गए इनके अंदर, और इनको क्या नाम दे दिया गया, ट्रांजिशन मेटल्स ग्रुप, 8th को भी, ठीक है। द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप एग्जिबिट सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। सेम ग्रुप से जो रिलेट कर रहे थे उनकी प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी। ये था हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब उसके बाद आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये किसने दी, हेनरी मोजले ने। हेल्प ऑफ 3 साइंटिस्ट वर्नर बोलर एंड बुरी ने की ना। तो इसमें क्या थे, उसमें 6 पीरियड थे, इसमें कितने हो गए, 7 पीरियड्स हो गए, हॉरिजेंटल रोज हो गई, और 18 ग्रुप्स हो गए, वर्टिकल रो हो गई। उसमें कितनी थी, 8+1 थे ग्रुप्स, और पीरियड 6 थे। हाउ ड्रो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना, ओनली इलेक्ट्रॉन्स, बल्कि ऐसा तो है नहीं कि किसी भी एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं इन द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस एक अबूजा सीमेंट की दीवार की तरह होती है जिसको कोई भी नहीं तोड़ सकता, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनका मास ही क्या कहलाता है, हमारा एटॉमिक नंबर कहलाता है, ठीक है। ये किसके ऊपर बेस्ड थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारी एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड थी, प्रोटॉन्स के नंबर के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है। अब ये क्या है, एलिमेंट्स दे दिए इधर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हाइड्रोजन, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। जैसे हमने देखा कि शेल KLMN सेल होती हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या था, 1 था, तो K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। हीलियम का 2 था तो 2 आ गया। अब देखो हमने ये भी देखा था कि 2n² के बेसिस पे हम क्या भरते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, ठीक है। तो K सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, L सेल में मैक्सिमम 8। तो इस तरीके से हम रख के n की वैल्यू और निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। देखो हीलियम में 2 तो 2 इसमें आ जाएंगे, K शेल में 3 है लिथियम में तो 2 K शेल में, 1 L शेल में। बेरिलियम में 4 है तो 2 L में आ जाएंगे, इसमें 5 हैं तो इसमें L में अब 3 हो गए, फिर 6 होने पे 4 हो गए, ठीक है। कार्बन के पास 6 हैं तो 2 K शेल में, 4 इसके अंदर, इसमें 7 हैं तो 2 K शेल में, 5 L शेल में, इसमें 8 है ऑक्सीजन के पास तो 2 K शेल में, 6 L शेल में, इसमें 9 है तो 2 K शेल में, 7 L शेल में, 10 है तो 2 K शेल में, 8 L शेल में। तो ये क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब शेल में क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, क्योंकि सेल क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। इस तरीके से समझो कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके अंदर, शेल के अंदर, और शेल के अंदर भी क्या है, सब सेल्स हैं, ठीक है। जैसे देखो हमारा प्लेनेट है, एक अर्थ है, ठीक है। अर्थ के अंदर क्या है, इंडिया है, और इंडिया है, इंडिया के अंदर क्या है, राजस्थान है, ठीक है, या दिल्ली है, तो ये क्या हो गया, सब सेल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्लासीफाई किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर होंगे, शेल के अंदर क्या होगी, सब शेल के अंदर क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे, सब ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। तो देखो अब क्या है कि बोरोन का अगर हम एग्जाम्पल लें तो बोरोन में 2 इलेक्ट्रॉन्स K में और 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे L शेल में, बट ये 3 इलेक्ट्रॉन्स किस सब सेल में है तो पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करके बताएगा ये, ठीक है, कि किस तरीके से भरा गया है इनको। देखो एटम है हमारा, ठीक है, एटम के अंदर क्या होती है, शेल होती है, ठीक है। जैसे कि प्लेनेट अर्थ हमारा, उसके अंदर क्या होगी, सब सेल होंगी, है ना, और उनके क्या क्या नाम होंगे, उस सब सेल के अंदर क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। तो देखो एटम शेल n बराबर 1 2 3 4 जिसको या KLMN बोलते हैं हम, है ना, और कैपेसिटी ऑफ सेल कितनी होगी, 2 8 18 32 इलेक्ट्रॉन्स, 2n² से पता कर लेंगे हम।
अब सब सेल, कितने सब सेल्स होंगे, क्या नाम होंगे, 4 होंगे, s p d f होंगे, ठीक है। ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल्स, है ना। और इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, d में 10 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और f में 14 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। और हम इससे 2n² से हम क्या निकाल सकते हैं, सेल की कैपेसिटी निकाल सकते हैं, है ना। s वाले इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरेंगे, फिर p, फिर d और f, ठीक है। ये है एनर्जी ऑर्डर, पहले s, फिर p, फिर d और फिर f। इसी तरीके से ये न्यूक्लियस है, ये K शेल, ये L शेल, ये M शेल, ठीक है। अब देखो, हर नई सेल S सब सेल से शुरू होगी, भले ही पिछली सेल में S यूज कर लिया हो। जैसे देखो, समझो n बराबर 1 है, ठीक है। तो n बराबर 1 बराबर मतलब इसमें K शेल है, K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। n बराबर 2n² में रखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब यहाँ पे कितने s जो हमारी ऑर्बिटल्स हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2। तो ये s सब सेल में हो जाएगा। n बराबर 2 करने पर कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सी सब सेल्स यूज में आएंगी, s प्लस p, क्योंकि s में 2 और 6 आएंगे p में, ठीक है। n बराबर 3 तो 18 हो गया कि भाई 2 इसमें, 6 इसमें और 10 इसमें, तो d सब सेल भी आ जाएगी, m सेल के अंदर d सब सेल आ जाएगी, ठीक है। n बराबर 4 करने पर n शेल आएगी, n शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स भरने हमने, तो जो सब सेल आएगी वो s p d f सारे आ जाएंगे, ठीक है। तब भरे जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स। देखो एलिमेंट्स हैं ये एटॉमिक नंबर हैं इनके, ये इनकी शेल कॉन्फ़िगरेशन है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये सब सेल कॉन्फ़िगरेशन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर भरा जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन भी 1s के अंदर आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s2 और फिर क्या 2s1, फिर 1s2 2s2 आएगा, ठीक है। फिर 1s2 2s2 और 2p1 आएगा, फिर 1s2 2s2 2p2 आएगा, फिर 2p3 2p4 2p5 2p6 6 पूरा भर गया। अब कौन आएगा, 3s1 आएगा, फिर उसके बाद 3s2 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। अब देखो, किसी भी पीरियोडिक टेबल्स को ड्रॉ करने के लिए पहले हम उसकी आउटलाइन बनाते हैं। आउटलाइन में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रो होंगे, ठीक है। और फिर हम उसको क्या करेंगे, लास्ट में फुलफिल करेंगे एलिमेंट्स को, ठीक है। और किस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे, ठीक है। तो सब सेल की कैपेसिटी हम निकाल सकते हैं 2n² से। ग्रुप है 18, पीरियड है 7। तो इस तरीके की क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये है, इस तरीके की है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर में ये सारे हमारे क्या हैं, मेटल्स हैं, ये इधर क्या है, सारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। और ये मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिवाइड कर रहे हैं, वो है हमारे जिग जैग, उसमें जो प्रेजेंट है ये क्या है, मेटेलॉइड्स है, ठीक है। अब देखो, ये जो नीचे रखे हैं ना, ये भी इन्हीं के बीच के एलिमेंट्स हैं। जैसे यहाँ पे स्टार लगा है ना, तो यहाँ पे 57 के बाद ये आएंगे 58 59 यहाँ तक, फिर उसके बाद ये 72 वाला एलिमेंट्स आएगा। इसी तरीके से इसमें डबल स्टार लगा है, 89 एलिमेंट्स के बाद सीरियम यहाँ पे आएगा, थोरियम आएगा सबसे पहले, और 103 तक जाएंगे, फिर यहाँ से 104 वाले एलिमेंट्स शुरू होंगे इधर। तो ये इसी का पार्ट्स है, बट एक सिस्टमेटिक या एक अच्छी तरीके से ड्रॉ करने के लिए इनको नीचे शो किया गया है, ठीक है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कुछ इस तरीके की है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये जो क्या है हमारे, जो ये वर्टिकल हैं, ये क्या है हमारे ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 17 और 18, कितने हैं टोटल, 18। और जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या है हमारे पीरियड्स हैं। तो कितने पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स हैं इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे
हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जैसे हमने लिखा कि भाई लिखा हमने 2s2, तो 2 यहाँ पे क्या है, 2 यहाँ पे मतलब किसी भी व्यक्ति को हम ढूंढ रहे हैं तो उसका कैसे देंगे भाई, 2s2 का मतलब है कि दूसरी गली और कौन सी खोली है, एस खोली है और उसमें कौन सा मकान है, दूसरा मकान है, इस तरीके से। यानी कि यहाँ पे शैल कौन सा है हमारा, KLMN या 1 2 जो नाम दिया गया है, दूसरा है सब शैल कौन सा है, एस है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स या जो भरे गए हैं वो कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देता है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। फर्स्ट वाले को एल्कली मेटल कहते हैं, सेकंड वाले को फर्स्ट वाले को एल्कली मेटल और सेकंड वाले को एल्कली अर्थ मेटल्स कहा जाता है। जबकि ये 3 से लेके और 12 ग्रुप तक हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, और 13 से लेके और 18 तक जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं डिवाइड बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को नीचे रखा गया है किसके, पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। तो जो वर्टिकल कॉलम है वो ग्रुप है और जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या है, हमारे वो पीरियड्स हैं, ठीक है। अब देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कैसे कहा गया, वैसे मैंने मोटा मोटा तुम्हें समझा दिया है। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स हैं। द पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन ब्लॉक्स एस पी डी एंड एफ, मैंने तुम्हें बताया, डिपेंडिंग अपॉन द सब सेल टू विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू, ठीक है। तो कौन से सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, उनके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड कौन से ब्लॉक्स में आते हैं, एस ब्लॉक्स में, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के। क्यों, क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन्स किस में जाता है, एस ब्लॉक के अंदर जाता है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 किसके एलिमेंट्स से, मैंने बताया डी ब्लॉक्स के, है ना। तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, डी ब्लॉक्स के अंदर, डी सब सेल के अंदर, ठीक है। तो ग्रुप थर्ड स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, ठीक है, और FeCO, NiCu, Zn, और इटरबियम, Zr, Nb, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुबेडियम, रूथियम, प्लेडिनम, Ag और Cd। इसी तरह से हाफनियम, Ta, टंगस्टन, Re, OS, Ir, प्लेटिनम, Au और Hg। ये इस तरीके के हैं कि ये कहाँ पे अरेंज हैं, डी ब्लॉक्स में, ठीक है। और इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन्स डी सब सेल के अंदर जाता है, और ये मेटल और नॉन मेटल के बीच की कड़ी है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। अब देखो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 18 ये क्या है, पी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ग्रुप 13 to 14, 18 ग्रुप को नोबल गैस कहा जाता है और ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। और इसके ये जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स ब्लॉक है पी ब्लॉक, क्योंकि इसमें मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी और मेटलॉइड्स भी हैं, ठीक है। और इनको 17 वाले ग्रुप्स को क्या कहा जाता है, एलिमेंट्स को हैलोजन कहा जाता है। और ये जो मैंने यहाँ पे ये जो बनाया हुआ है ना इस तरीके से, ये सारे जो इसके अंदर हैं ये क्या है, हमारे सारे मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। अब द एप ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्राइज 2 हॉरिजॉन्टल रो प्लेस एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल टू अवॉइड इट्स अननेसेसरी एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको लास्ट में अरेंज कर दिया कि और ज़्यादा एक्सपेंशन ना हो पीरियोडिक टेबल का। एलिमेंट्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक आर कॉल्ड नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। पी ब्लॉक को क्या कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है।
ठीक है। और एस को क्या कहा जाता है, नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इनको यहाँ पे 57 से और 71 तक जो एलिमेंट्स हैं उनको लेंथेनाइड्स बोला जाता है, जबकि 89 से लेके और 103 तक जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्टिनाइड्स बोला जाता है। अब देखो ग्रुप्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं हम। इन 18 वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप। ठीक है, अब ये 18 वर्टिकल कॉलम है, इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर ग्रुप इज नोन एज ए फैमिली एंड इज यूजुअली नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, उसको जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स किसी पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है उसको उसकी फैमिली बोला जाता है, और उसका नाम फर्स्ट एलिमेंट से दिया जाता है। जैसे मान लो ये एलिमेंट्स है, सबसे पहले मान लो बोरोन है। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, इसी फैमिली के हैं, और इसको नाम दे दिया बोरोन फैमिली। इसी तरह ये कार्बन फैमिली के सारे एलिमेंट्स हैं, तो इसको नाम दे दिया कार्बन फैमिली। तो फर्स्ट एलिमेंट के नाम से फैमिली का नाम दिया जाता है। ठीक है, ए पार्ट फ्रॉम दिस सम ऑफ द ग्रुप आर गिवन टिपिकल नेम एग्स एग्जाम्पलीफाइड वीनस। छोड़ो कुछ नहीं है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट आर कॉल्ड एल्कलाई मेटल्स। इनको क्या कहा जाता है, एल्कलाई मेटल्स कहा जाता है। एल्कलाई मेटल, एल्कलाई मतलब वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं, और ऑल आर मेटल होते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एल्कलाई मेटल कहा जाता है। फ्रेंशियम यहाँ पे रेडियो एक्टिव है जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, अब देखो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 आर कॉल्ड एल्कलाई अर्थ मेटल। ये अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं और वाटर सोल्यूबल होते हैं और मेटल होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एल्कलाई अर्थ मेटल बोला जाता है। और ये अर्थ में अपेंडेंस में मिलते हैं, प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है, उसके बाद हो गया, उसके बाद आता है कि ग्रुप 15। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 आर कॉल्ड निकोटिजिन मीन्स चोकिंग टू सम सिस्टम्स ड्यू टू टॉक्सिसिटी। देखो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं उनको निकोजेंस कहा जाता है क्योंकि ये पॉइजन फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ग्रुप जो 14 है उसको कार्बन फैमिली बोला जाता है क्योंकि कार्बन है इसका फर्स्ट एलिमेंट, और ग्रुप 13 को बोरोन फैमिली बोला जाता है क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, बोरोन है। ठीक है, इसी तरह 16 के लिए चैकोलजेंस बोला जाता है, चालकोजेंस बोला जाता है। चाल का मतलब होता है ओरे और जेंस मतलब फॉर्मेशन। चालको का मतलब होता है ओरे और जेंस का मतलब फॉर्मेशन, यानी कि ये मिनरल्स ओरे मीन्स मेटलर्जी के थ्रू मेटल निकाल सकते हैं इनसे हम। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन फैमिली है इसको बोला जाता है। ग्रुप 17 आर कॉल्ड हेलोजेंस। हेलो का मतलब सोल्ट, जेंस मतलब फॉर्मेशन, यानी कि ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स है वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, सोल्ट का, इसलिए इसको हेलोजेंस बोला जाता है। ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर कॉल्ड नोबल गैस और एरोजेंस, क्योंकि ये क्या होता है कि ये रिएक्शन नहीं करते क्योंकि पहले से ही ये क्या होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं, इसलिए इनको नोबल गैस बोला जाता है। ये एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मतलब बढ़ा दिया जाए, प्रेशर बढ़ा दिया तब जाके भी रिएक्शंस नहीं करते हैं, ये बहुत स्टेबल होते हैं। इनका यूज जो रेडोन है यहाँ पे, इसका यूज न्यूक्लियर केमिस्ट्री में होता है। ठीक है, अब देखो पीरियड्स, टोटल नंबर ऑफ शेल को बताता है पीरियड्स। ठीक है, द हॉरिजेंटल रो और आर कॉल्ड पीरियड्स। देयर आर 7 पीरियड्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। 7 पीरियड्स हैं। फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स आते हैं जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम है, उस ये शॉर्टेस्ट पीरियड होता है। सेकंड पीरियड के अंदर लिथियम से लेके नियोन तक एलिमेंट्स आते हैं, यानी कि टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए इसके अंदर, 8 एलिमेंट्स। पीरियड थर्ड के अंदर सोडियम से लेके और आर्गन तक आते हैं, इसमें भी टोटल कितने हो गए, 8 एलिमेंट्स होते हैं सेकंड और थर्ड पीरियड में। फोर्थ पीरियड पोटेशियम से लेके क्रिप्टोन यानी कि 36 तक एलिमेंट्स आते हैं, इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 18।
फिफ्थ के अंदर भी 37 से लेके 54 तक एलिमेंट्स आते हैं। कुल एलिमेंट्स कितने हो गए? 18 एलिमेंट्स। सिक्स पीरियड के अंदर 55 से लेके 86 तक के सारे एलिमेंट्स आते हैं। टोटल एलिमेंट्स 32 एलिमेंट्स हो गए इसके अंदर। इसके अंदर एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स भी आएंगे। और सेवन्थ पीरियड सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड्स होते हैं, सिक्स्थ और सेवन्थ, क्योंकि इसके अंदर 32 एलिमेंट्स आते हैं सेवन्थ पीरियड्स के अंदर भी। ठीक है, अब देखो ये कैसे निकालेंगे हम, कितने एलिमेंट्स आते हैं। एक मैजिक नंबर याद रखो यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे क्या याद रखो, ये हो गया हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। ठीक है, तो क्या करोगे यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ पे रखो 0। 0 में 2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 2। 2 में क्या जोड़ो, यहाँ पे 2 में 8 जोड़ोगे तो ये इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा 10। अब क्या करो 8 इन सबको जोड़ दो, 8 8 16 और 2 18 आ गया। फिर अब इस 18 को जोड़ दो तो यहाँ पे 36 आ गया। इस 18 को और जोड़ो 54 आ गया। और फिर 32 जोड़ो तो 86 आ गया। ये हमें एटॉमिक नंबर याद हैं, तो हम पूरी पीरियोडिक टेबल्स के एटॉमिक नंबर याद करते थे। मैजिक नंबर है 2 8 8 18 18 32 32। ठीक है, इस तरीके से। एडवांटेज ऑफ लॉन्ग फॉर्म ओवर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, देखो इसमें क्या हुआ, देर आर सेवरल एडवांटेज ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ओवर मेंडलिक पीरियोडिक टेबल, जो इस प्रकार है। देखो, इट इज़ बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर विच इज़ ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी, है ना। The elements have been grouped as P, D and F block elements, which helps us to understand the electronic configuration in a better way. ठीक है, in the long form of periodic table the elements are arranged in the decreasing order of their atomic number, therefore no separate place is required for isotopes. क्योंकि इसमें आइसोटॉप्स के लिए अलग जगह की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बेस पे थी। और एटॉमिक नंबर आइसोटॉप का सेम ही होता है, एटॉमिक मास अलग होता है। द पोजीशन ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स विच वर ए misfit on the basis of atomic mass is now explained on the basis of increasing in atomic number. For example, आर्गन को पोटेशियम से पहले रखा गया बिकॉज ऑर्गन हैज एटॉमिक नंबर 18 विच इज़ लेस देन ऑफ पोटेशियम। ठीक है, जो कि एटॉमिक मास से फिक्स नहीं हो रहा था। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स लैंथेनॉइड, एक्टिनाइड आर नाउ बेटर क्लासीफाइड। तो अब हम इनको बेटर क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे। अब देखो व्हाट इज पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होती है? द occurrence ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आफ्टर सर्टेन रेगुलर, यानी कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की जो सर्टेन इंटरवल्स के बाद में क्या हो, रिपीट होती है ना, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, तो वो कहलाती है पीरियोडिसिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, उनके साइज, मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी की भाई ऐसा क्यों होता है पीरियोडिसिटी। We know that property of element depend upon the number of valence electron, that is the number of electrons in the outermost shell। ठीक है, अब देखो इन सारे एलिमेंट्स में क्या थी, आउटरमोस्ट सेल में वैलेंसी इनकी 1 1 1 1 1, यानी कि आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक एक, इनकी वैलेंसी क्या थी, एक जैसी थी। ठीक है, when the elements are arranged in increasing order of their atomic number, then the elements having the same number of valence electron are repeated at the regular interval of 2 8 8 18 18 32। ठीक है, कि मतलब क्या करा, जब हमने इनको अरेंज करा तो हमने देखा कि एक सर्टेन गैप के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। तो रिपीट होगा तो पीरियोडिसिटी शो होगी। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड शो ग्रेजुअली चेंज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक और पीरियड और फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो ग्रेजुअली चेंज होती है लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम जाने के ऊपर। ठीक है, तो देखो उनको पीरियोडिक कहा जाता है।
अब यहाँ पे डिवीजन ऑफ पीरियोडिक टेबल है इन एस पी डी एंड एफ ब्लॉक समझाई दिया है। वैसे भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एस सब सेल ऑफ देयर आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज NS1 और NS2। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये एस ब्लॉक थे, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा था। अब देखो P block elements, extreme right side the elements in which the last electrons enters the P subshell of their outermost energy level are called P block elements. The exception is helium जो कि S में जा रहा है। The general configuration of their outermost shell is NH2 NP1 से 6। NH2 मीन्स फुल्ली फिल्ड। अब क्या है, P स्टार्ट होगा। These elements are kept in the group 13 to 18. Some of the general characteristics of P block elements. Characteristics, they show variable oxidation state यानी कि फिक्स नहीं है इनकी। They form ionic as well as covalent compound बना सकते हैं। Most of are non metals हैं। Most of them form acidic oxides, है ना, यानी कि नॉन मेटल्स हैं। तो कैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं ये, एसिडिक ऑक्साइड्स। D block elements, in between S and P block elements called transition elements, they are typical metal. They are hard and having high melting points. They show variable oxidation state. They form colored complex. They are form ionic as well as covalent compounds. Most of them exhibit paramagnetism। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम पॉजेस कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, कैटलिस्ट की तरह भी यूज होते हैं। अब बात करते हैं हम एफ ब्लॉक की। द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स देयर जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज N-2 F1 to 14 N-1 D 0 से 1 और NH2। बिकॉज एनर्जी S P और D F, तो S पहले भरा जाएगा, फिर P, फिर D और फिर F शुरू होगा। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव हाई डेंसिटीज, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनाइड सीरीज आर रेडियो एक्टिव। कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, एटॉमिक, अब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी में सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक साइज की। It refers to the distance between the center of nucleus of atom to the its outermost shell of electrons। यानी कि ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है मान लो यहाँ पे, और ये न्यूक्लियस है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वही क्या कहलाती है, उसका साइज कहलाती है। सिंस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एटॉमिक साइज कैन नॉट बी डिटरमाइन, इट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द ऑपरेशनल डेफिनेशन सच एज आयनिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस, वैन डर वाल रेडियस एंड मेटेलिक रेडियस। देखो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह वेव्स की तरह करता है। ठीक है, यहाँ पे मोशन करता रहता है। तो मतलब एक पर्टिकुलर हम डिस्टेंस नहीं बता सकते, लेकिन इसको हमने कोवलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, वैन डर वाल रेडियस और मेटेलिक रेडियस में क्लासीफाई कर दिया, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, रेडियस इंक्रीज होगी जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, है ना। उस टाइम पे मतलब भाई स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक नहीं थी, तो हम एब्सोल्यूट रेडियस फाइंड नहीं कर सकते थे। दो एटम के बीच में बॉन्ड बनवाकर उनके बीच की स्टैंड ली जाती थी। ठीक है, अब देखो दो एटम्स ने आपस में इलेक्ट्रॉन्स का क्या करा, शेयर करा। ठीक है, तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो इनके बीच की जो रेडियस होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, उसके बीच की लेंथ को क्या बोल लेंगे, बॉन्ड लेंथ, या ये बॉन्ड लेंथ ये कहलाती थी, यहाँ से यहाँ तक का बॉन्ड लेंथ कहलाती थी, और इसका हाफ उसका क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे और एटॉमिक रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगे उतना ही एटॉमिक रेडियस होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स कितनी है, 1 2 3 है, तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस भी ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह एक ही शेल है तो एटॉमिक रेडियस कम है। ठीक है, वेरिएशन इन ए ग्रुप यानी कि टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, देखो हीलियम, नियोन, कार्बन, यहाँ पे क्या हो रहा है, पीरियड्स नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, पीरियड्स नंबर हमें क्या बताते हैं,
कि शेल के बारे में बताते हैं। सो पीरियड इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, सो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगी, क्योंकि एटॉमिक रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल। ठीक है, वेरिएशन अलोंग ए ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती जा रही है टॉप टू बॉटम। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, ये बढ़ती जाएगी। ठीक है, वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड्स, अब ये पीरियड्स इधर से इधर जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि पीरियड्स के अंदर, ठीक है, यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, शेल नंबर नहीं बढ़ रहा, जबकि क्या बढ़ रहा है यहाँ पे अभी भी 1 2 3 1 2 3 शेल नंबर नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं आउटर मोस्ट में। ठीक है, तो यहाँ सेल नंबर इंक्रीज होता तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता, जबकि यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यानी कि प्रोटॉन का मास इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ में इसमें 6 प्रोटॉन है, इसमें 7 प्रोटॉन है, इसमें 8 प्रोटॉन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाने से इफेक्टिव न्यूक्लियर मास बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर मास बढ़ जाने से वो अपने बाहर सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस, तो उसकी एटॉमिक रेडियस घट जाएगी, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे लेफ़्ट टू राइट, इसका साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाता है। ठीक है, ये हमने इसमें पढ़ लिया है, साइज के बारे में हो गया। ठीक है, अब इसकी अगली प्रॉपर्टी है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो हम देखते हैं, एज वी कैन सी द मेटल्स लाइक सोडियम एंड मैग्नीशियम आर टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स। ठीक है, वाइल द नॉन मेटल्स लाइक सल्फर एंड क्लोरीन आर फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, मेटल्स लेफ्ट हैंड साइड पाए जाते हैं, जबकि नॉन मेटल्स राइट हैंड साइड। इन द मिडल वी हैव सिलिकॉन विच इज क्लासिफाइड एज सेमी मेटल या मेटलॉइड बिकॉज इज एग्जिबिट सम प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन ए पीरियोडिक टेबल मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, जो एक जिगजैग लाइन सेपरेट करती है मेटल को नॉन मेटल से, जो बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स हैं जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी रखते हैं मेटल और मेटलॉइड्स, मेटल और नॉन मेटल के बीच की, इसलिए इनको मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स कहा जाता है। ठीक है, मेटल्स का इलेक्ट्रॉन लूज करके और क्या बनाने की प्रॉपर्टी होती है, कैटायन बनाने की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि मेटल्स का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है। ठीक है, मैंने तुम्हें बता ही दिया, एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग एज ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज अक्रॉस ए पीरियड, पीरियड के अंदर बढ़ता है तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन is decreasing because the outermost electrons are further अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। यहाँ पे शेल नंबर बढ़ता है तो दूर होता जाता है, देयरफॉर दीज कैन बी लॉस्ट इजीली, इसलिए वो लूज कर सकते हैं। हैंस मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज अक्रॉस ए पीरियड, पीरियड के जैसे जैसे पीरियड्स में चलते हैं तो वो घटते जाते हैं मेटेलिक करेक्टर, और डाउन द ग्रुप चलते हैं तो बढ़ते जाते हैं, क्योंकि क्या बढ़ता जाता है, साइज बढ़ता जाता है उनका, और इलेक्ट्रॉन का लूज करना ईजी होता है। नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसा कि हमने देख ही लिया कि भी मेटल्स की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की, जबकि नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी कैसी होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, और राइट हैंड साइड क्या है, हमारे नॉन मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये था हमारा फिफ्थ चैप्टर क्लास 10th का, जो कि अब कंप्लीट होता है। तो हमारे 9th और 10th के 9 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब हम अपना केमिस्ट्री के चैप्टर शुरू करेंगे 11th क्लास के, जो कि नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी मैं।
तब तक के लिए बाय बाय।